ओके, आज हम कर रहे हैं द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का पूरा क्वेश्चन बैंक। नाउ ये अब इंटरमीडिएट में आया है, उसके पहले तो ये फाइनल लेवल पर ही होता था। तो फाइनल लेवल पर जब ये आता था तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी हमने इकट्ठा किए हैं। जितना सिलेबस इंटरमीडिएट में डाला है उसके क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बट उसके पहले लेट अस फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द सिलेबस जो आप लोगों के इंटर में ऑलरेडी है। यानी इंटर में जो क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में डाले गए हैं या फिर आपकी आरटीपी में, एमटीपी में, अभी के एग्जाम में जो 2 क्वेश्चंस पूछे उनकी प्रैक्टिस हम लोग पहले कर लेते हैं, क्योंकि वो आपके लेवल का है पहले। देन एक लेवल ऊपर जाकर हम लोग फाइनल लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे जितने रेलेवेंट है उसमें से। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, शिवेश एक इंडियन नेशनल है, यानी PRII मानेंगे हम इसको। ये फॉरेन एक्सचेंज पाना चाहता है, तो फॉरेन एक्सचेंज उसको 2 पर्पसेस से चाहिए। पहला पर्पस है उसको लॉटरी टिकट की विनिंग जो है वो रेमिट करनी है देश के बाहर। जो भी रीज़न है, आप समझते हैं कि लॉटरी टिकट की विनिंग्स आपका प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में आ जाता है, तो वो तो ये नहीं कर सकता। अब ये 1 लाख रुपए जो है शिवेश कल्चरल ट्रूप को USA टूर पे ले जाना चाहता है, उसके लिए चाहिए। तो वहाँ पर अगर हम मिनिस्ट्री से परमिशन ले लें, HR मिनिस्ट्री जो हमारी रहती है कल्चरल ट्रूप के लिए, वो हम कर सकते हैं पूछ कर गवर्नमेंट से। तो इसकी आंसर सबसे पहले पॉइंट का आंसर बन गया, ये प्रोहिबिटेड है फर्स्ट स्केड्यूल के द्वारा, तो इसके लिए तो मिस्टर शिवेश नहीं विड्रॉ कर सकते। सेकेंड, कल्चरल टूर का अगर मैं बात करूं तो हमें परमिशन ऑफ गवर्नमेंट लेना पड़ेगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ HR हमारा आ जाएगा, जिसके तहत हम विड्रॉ कर सकते हैं परमिशन लेकर। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सबसे पहले इसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के थे, और करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जब तक प्रोहिबिट नहीं करते तब तक के वो अलाउड लिस्ट में होते हैं। मतलब 1, 2, 3 लिस्ट है हमारे पास, एक प्रोहिबिटेड, सेकेंड जिसमें हम पूछेंगे गवर्नमेंट से, तीसरा जिसमें हम पूछेंगे RBI से, और अगर नहीं लिखा है तो हमें जनरली अलाउ करना ही पड़ेगा। डन, ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, जैसे ही कोई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और आपको क्लियर हो, फटाफट थम्स अप दिखा दे मुझे कि भाई ये वाला पार्ट जो है हमको एकदम क्लियर है, ये चीज़ हमको समझ आ गई है। ठीक है, तो आई विल बी जस्ट लुकिंग एट द मैसेजेस, एंड अगर कोई इमीडिएट किसी क्वेश्चन में क्वेरी आई आप तुरंत लिख देंगे तो मैं यहाँ पे आपको वो क्लियर कर पाऊंगी, हेल्प कर पाऊंगी। कोई भी डाउट हो तुरंत क्वेश्चन के साथ ही पूछ लेना बराबर। ओके, नाउ पोस्ट दिस मैं इमीडिएटली ये जो आपका फाइनल और इंटर का रिवाइज्ड PDF है वो आपको शेयर कर दूंगी तुरंत ही, यहाँ पे सॉल्व करवाते ही। तो फिलहाल आप इसको मेरे साथ में ही सॉल्व कर लें। सेकेंड क्वेश्चन पर आए। मिस्टर प्रवेश एक इंडियन नेशनल है जो डिज़ायर करता है, क्या डिज़ायर करता है भाई? ये डिज़ायर्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। मतलब वापस रिपीट उस टाइप का क्वेश्चन है, 2 पर्पस दे रखी है और हमें हमारे पास में करंट अकाउंट वाले तीनों स्केड्यूल रेडी होने चाहिए। हो सकता है कैपिटल अकाउंट वाला भी हो, तो उसके भी दोनों स्केड्यूल होने चाहिए। देखो, पहला पूछा है इसको 1,40,000 रुपीज़ US$ चाहिए, बाहर पढ़ने जाना है इसको। मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर एक इंडिविजुअल है उसको पढ़ने जाना है, फरने जाना है, कुछ भी करने जाना है, दवाई लेने जाना है, इंडिया के बाहर वो जा रहा है, तो उसकी ओवरऑल लिमिट कितनी होती है? फटाफट चैट बॉक्स में लिख कर बताओ। पहले बच्चे का मैसेज आते ही मैं तुरंत आंसर दे दूंगी। बिल्कुल सही करिश्मा, श्रीति, खुशी, 2.5 लाख US$। तो ये तो 1,40,000 मांग रहा है और इसने यूनिवर्सिटी से लिखवा भी लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसको RBI से पूछना पड़ेगा? 2.5 लाख तक क्या हम RBI की अप्रूवल लेते हैं? बिल्कुल हम RBI की अप्रूवल नहीं लेते हैं। 2.5 लाख तक हमें जो करना है हम कर सकते हैं, वो अलाउड लिस्ट की चीज़ों में आता है। इसके अलावा वो
आपसे 10,000 US डॉलर्स और मांग रहा है फॉर रेमिटेंस टुवर्ड्स हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स। अब हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स का टॉपिक देखिए जाकर, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अप्रूवल वाली लिस्ट होती है उसमें लास्ट पॉइंट था, ट्रांसपॉन्डर हायर पे लेने के लिए हमें सीजी की मिनिस्ट्री की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की हम यहाँ पर अप्रूवल लेते थे। तो पूछ कर हम ये कर सकते हैं, बताओ 4 नंबर के लिए कितना बेसिक है। हमें पहले करंट अकाउंट की डेफिनेशन बतानी है, फिर हमें ये दोनों पॉइंटर्स लिखने हैं और हमें बता देना है एक में लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत 2.5 लाख US डॉलर्स अलाउड है, तो 1,40,000 का प्रॉब्लम ही नहीं है। और दूसरा 10,000 के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि हम ट्रांसपॉन्डर्स हायर पे ले रहे हैं। दोनों टॉपिक आंसर की में। अच्छा, इन केस इफ यू वांट आई कैन शो यू कि ये आंसर की नोट्स में कहाँ पर है। तो जो दोनों टॉपिक्स हमने देख के रखे हैं उसके लिए आप एक काम करें, ये जो लिस्ट हमने बना रखी है शेड्यूल्स वाली, ये खोल कर रखें। जैसे यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्लियरली कि ट्रांसपॉन्डर्स जब हम हायर पे लेते हैं, देख लो ट्रांसपॉन्डर्स हायर किया तो हमको पूछना पड़ेगा। इसके पहले वाला जो आंसर था वहाँ पर हमने कल्चरल टूर के लिए परमिशन जो है HR डिपार्टमेंट से यहाँ पर ली है। क्लियर है? ओके डन। आंसर की देख लेते हैं फटाफट। इस आंसर के लिए हमारे पॉइंटर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं। 2.5 लाख US डॉलर्स विदाउट एनी परमिशन ऑफ RBI, ये हमारी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम होगी, कहीं ना कहीं लिख रखा होगा इन्होंने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो उसके तहत हमें वो लिमिट तक कोई परमिशन नहीं लेनी है। तो 1,40,000 का तो हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा पार्ट अगर आप देखोगे अंडर सेक्शन 5 सम करंट अकाउंट के लिए प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है CG की, जिसमें एक करंट अकाउंट का ये एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। इज रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री का नाम नहीं बताया है तो भी पूरे नंबर मिले हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन कल्चरल टूर वाले सारे आंसर्स में, जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है, इन्होंने हर बार HR मिनिस्ट्री का नाम दिया है, HR डिपार्टमेंट ऑफ योर मिनिस्ट्री। हर बार इन्होंने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ HR डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर का नाम दिया है उस आंसर में। चलिए, मल्टीपल टाइम्स वो रिपीट हो गया। सेकेंड आंसर भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने पढ़ाई वाला बोला 2,50,000 वाला आंसर US डॉलर्स, और दूसरा आंसर हमने बोला CG से परमिशन लेना पड़ेगा। सेकेंड आंसर क्लियर है तो फटाफट थम्स अप दिखा दें मुझे। मूविंग ऑन टू द थर्ड आंसर। देन थर्ड आंसर एक्चुअली अलग नहीं है, फिर से वही रिपीट हो रहा है। ये लोग बहुत सारे लोगों को डांस कराने के लिए बाहर ले जाते हैं। देख लो, प्रभा एक क्लासिकल डांसर है, भरतनाट्यम। मैंने कहा ही था आपको कि जो भी कल्चरल टूर्स होते हैं इनमें ज़्यादातर करके जो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ें होती है उन्हें प्रमोट किया जाता है। तो ये 50,000 US डॉलर्स मांग रही है, बट द लिमिट और द अमाउंट इज़ इररेलेवेंट। अगर आप ये वाला पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली बोला है, अगर अपन को कल्चरल टूर करने लेके जाना है तो अपन को HR डेवलपमेंट वाली जो मिनिस्ट्री है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कल्चर से परमिशन लेना ही पड़ेगा। फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अमाउंट कितनी है। तो RBI अप्रूवल वाला आंसर आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल वाला आंसर आएगा। ये जो भी टेबल वाला पूरा फॉर्मेट था इसमें हम सारी परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रहे थे, क्योंकि बाजू में मैंने आपको मिनिस्ट्री भी दिखा रखी थी। फटाफट चैट बॉक्स के अंदर में थम्स अप दिखा दो अगर थर्ड वाला भी क्लियर हो गया है। तो आप मार्क कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ HR डेवलपमेंट एंड अमाउंट से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ आपको। आप लोगों को अपने नोट्स खोल कर रखने हैं। जो वाले क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे HR डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन अभी फिर आएगा, HR डेवलपमेंट वाला, तो वो पार्ट इतनी बार पूछा जा रहा है कि आप वहाँ पे स्टार लगा लो। जितनी बार क्वेश्चन आ रहा है उतनी बार स्टार लगा लो, ताकि आप अगर क्वेश्चन बैंक के बिना भी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, फटाफट टिक दिखा दें, हो गया। ओके, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर रोहन शर्मा एक इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर है और उसने अपनी क्रिकेट अकेडमी चालू करी। जैसे ही ये क्वेश्चन की पहली लाइन आई और अगर मुझे पता है ये फेमा का है तो मेरी हिंट तुरंत चली जानी, कहाँ चली जानी चाहिए? तुरंत चली जानी चाहिए ये स्पोर्ट्स बॉडी वाले पॉइंट पर। क्लियरली मुझे यहाँ दिख जाना चाहिए कि अगर मुझे किसी स्पोर्ट्स की स्पॉन्सरशिप, कहीं पर किसी को पैसे देने हैं तो मुझे अमाउंट देखना पड़ेगा। यहाँ अमाउंट है US डॉलर 1 लाख। 1 लाख के ऊपर होगा तो CG से अप्रूवल लेंगे, 1 लाख से कम होगा तो बिना अप्रूवल के अलाउड है। तो हमें
क्वेश्चन देखते वक्त ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मिस्टर रोहन शर्मा, एन इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर, हैज स्टार्टेड अ क्रिकेट अकेडमी नेमली रोहन शर्मा क्रिकेट अकेडमी, अ प्राइवेट कोचिंग क्लब, जहाँ पे वो कोचिंग सिखाता है क्रिकेट की। अकेडमी की क्रिकेट टीम है जो पार्टिसिपेट करती है सारे मैचेस में इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। क्रिकेट अकेडमी एक क्रिकेट इवेंट मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज कर रही है। जब वो ये ऑर्गेनाइज कर रही है तो रोहित शर्मा अकेडमी को रिक्वायर्ड है $2 लाख। 1 लाख $2 से ज़्यादा है कि नहीं बताओ? क्या हमें यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी? किसकी परमिशन ले रहे हैं हम? फिर से परमिशन के लिए आ जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ HR डेवलपमेंट ही है। पहले एजुकेशन कल्चर वो सब था, अब यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, तो HR डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री की ही अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर नंबर 4 में चलकर देखो क्लियरली क्या बोला है इन्होंने यहाँ पर कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शेड्यूल 2 में कवर होती है, जहाँ पर हमें विदाउट अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करने मिलेगा। इसमें एक ट्रांजैक्शन जो है वो स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी का है, जिसमें अगर हम इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स बॉडीज़ को दे रहे तो ठीक है, पर ये तो प्राइवेट बॉडी थी ना, तो प्राइवेट बॉडी की स्पॉन्सरशिप के लिए अमाउंट है $1 लाख। अगर इससे एक्सीड हो रहा है तो हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर $2 लाख है, इसलिए मुझे HR डेवलपमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से परमिशन लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है तो फटाफट थम्स अप दिखा दो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगी आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रशांत, आपसे मैंने कहा है कि आप एक बार पेनॉर्मिक का पेज विजिट कर लें, और बहुत सारे वीडियोस में क्लास के नंबर भी है, आप क्लास के नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और यू कैन रीच थ्रू पेनॉर्मिक एजुकेशन इंस्टा पेज सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू फॉर द सेम। यस, श्रीति, कविश बराबर क्लियर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इज वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ यूके। अगेन बच्चों कल्चरल इवेंट आ गया यूके में। कनिका त्रिपाठी और उसके पूरे ग्रुप को बुलाया गया है, इंडियन आर्टिस्ट है, परफॉर्म करने के लिए बुलाया है, कल्चरल ट्रूप है। भाई 5 क्वेश्चन करें, 5 में से 4 में तो ये चीज आ गई है, लगा दिए वहां 4 स्टार बराबर। अब अमाउंट तो इररिलेवेंट है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसीलिए सीधा आंसर की पे आ जाओ। इस बार तो नोट्स में से दिखाने की जरूरत नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है वापस से। बस यही हो गया कि हमें परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम HR डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, शेड्यूल 2, इतनी बातें होनी चाहिए। और करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन फटाफट अंगूठे दिखा दो, फटाफट। अब बच्चा लोग, आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूं। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये अभी जस्ट ताज़ा एग्जाम में आया था, जब मैं आप लोगों को क्लियरली क्लास करवा रही थी। मैंने आपको 2 टॉपिक मेन बोले थे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका PR पर्सन, PRII पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ऑब्वियसली पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन में इंडिविजुअल वाला लेग, जहां से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैंने आपको दूसरा एरिया बताया था स्केड्यूल्स, कि एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन बनेगा, और ये 6th क्वेश्चन एग्जाम में आया था और ये 7th क्वेश्चन एग्जाम में आया था। आप देख लीजिए, यही 2 इंपॉर्टेंट एरियाज बच्चे करके गए थे और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बना है। पहले मैं चाहती हूँ आप लोग 6 वाला सॉल्व करो। जैसे ही आप लोगों का 6 वाला सॉल्व हो जाए, आई वॉन्ट एटलीस्ट 4 to 5 स्टूडेंट्स जिनके मैं थम्स अप देख लूँ, तो मैं आंसर डिस्कस करूंगी इसका, क्योंकि इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने रिलीज नहीं किया है, पर हमें तो पता है आंसर क्या होगा, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। फटाफट अंगूठे दिखा दें या ओके लिख दें। इफ यू आर डन विद दैट, डन भी लिख सकते हैं, टिक बता सकते हैं, ताकि मैं डिस्कस कर सकूं ये आंसर।
मनस्वी आंसर लिख दो, हो गया है तो लेट अस सी इफ इट मैचेस। ओके माही कह रही है फर्स्ट का पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। बट सिर्फ वो लिखने से तो बेटा आपको ये भी तो क्लियर करना पड़ेगा, जब वो फैमिली फंक्शन के लिए 30/4 को इंडिया आए हैं तब क्या होगा, क्या तब वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बन जाएंगे? सबसे पहली चीज़ तो हमसे इन्होंने कोई ईयर या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड का पूरा डेटा नहीं मांगा है। इन्होंने क्लियर क्वेश्चन पूछा है कि जब वो फैमिली फंक्शन के लिए आ रहे हैं इंडिया वापस, तब उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, और दूसरा अगर वो फैमिली फंक्शन की जगह नौकरी करने इंडिया आ जाते तो उनका स्टेटस क्या होता, विच मेक्स इट वेरी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले इस आंसर में पूरा हमें PRII का डेफिनेशन चेप देना है। इंडिविजुअल वाला लेग सारा पूरा नहीं बताना है, सिर्फ इंडिविजुअल वाला जो लेग है उसका, कि भाई 182 डेज वाला क्राइटेरिया देखते हैं, वो 3 पर्पसेस वाला क्राइटेरिया देखते हैं, वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब आप समझिए कि उसने 183 डेज के लिए जो भी सर्विस दी है, जो भी दी है, पर पहली ही तारीख को 1/4/2024 को ही उसको जॉब लगी और वो 2/4/2024 को तो निकल गया। ही लेफ्ट इंडिया फॉर दैट एम्प्लॉयमेंट। पहली बात तो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होती, बट पूछा इन्होंने तो ठीक है। तो फर्स्ट केस में जब वो इंडिया छोड़कर बाहर गया है तो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, तो हमें अगर आंसर की से पहले आना है तो हम हमारे चार्ट पर आते हैं। हाँ, क्या वो 182 डेज से ज़्यादा इंडिया रहा था? हाँ। बट डिड ही गो आउट ऑफ इंडिया इन द करेंट ईयर? उसका भी आंसर येस है। और क्या वो 3 पर्पस यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है? इसका आंसर भी तो येस आ रहा है। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट केस में तो वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया। अब सवाल ये बनता है कि मैम जब वो फैमिली फंक्शन के लिए आया, हाँ लास्ट क्या लिखा है आपने, बिल्कुल सही, जब वो फैमिली फंक्शन के लिए आया है ही विल बी ए PRII, बिल्कुल सही कविश, क्योंकि फर्स्ट केस में बच्चों वो आ रहा है ना इंडिया के अंदर भी, तो इंडिया के अंदर आने के टाइम पे उसका पर्पस वो 3 पर्पस नहीं है। अगर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया में आता है करेंट ईयर, येस, बट वो क्या 3 पर्पसेस के लिए आया है? नो। तो वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ही रहेगा। तो वो फैमिली फंक्शन के लिए आया है, 10 दिन के लिए आया है, वापस चले जाएगा, नौकरी तो बाहर ही कर रहा है, तो सीधी सी बात है वो उस केस में क्या बना, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, क्योंकि वो जॉब करने पहले ही बाहर चला गया था। बट सेकंड केस में आप सब ने सही लिखा है कि वो जॉब करने आ चुका है, मतलब ही इज कम बैक टू इंडिया, यस, ऑन 34। 3 पर्पस के लिए आया क्या? यस, तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया वापस बन जाएगा। तो अगर हम इस चार्ट को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, हम बिल्कुल सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 6th का आंसर जब इंस्टीट्यूट निकालेगी तो वो कुछ इस टाइप का दिखना चाहिए कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया 2/4/24 से एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर चला गया था, तो 2/4 को गया है ना, तो 2/4 तक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया था, 3/4 से पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बन जाएगा। और जब वो आया है फैमिली फंक्शन के लिए तब भी वो PROI ही रहेगा, क्योंकि वो उन 3 पर्पसेस के लिए नहीं आया है। खास करके आपको ये बताना है। एंड सेकेंड हाफ में आपको बताना है कि वो आ चुका है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो 30/4/2024 सेम डेट से ही, जिस दिन आ गया है उस दिन से वापस पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बन जाएगा। मैंने आपको बताया था हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया रखना चाहते हैं उनको, तो आने वाले टाइम में हम सेम डे से बना लेते हैं, पर जाने वाले टाइम में हम उस दिन तक भी उसको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानते, अगले दिन से पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया करते हैं। हालांकि डेट में थोड़ा आंसर की में लोचा रहता ही है, जैसे एक आंसर है इनका खुद का जिसमें अभी हम डेट का लोचा देखेंगे। बोलो 6th एकदम क्लियर है? 7th वाला तो बच्चों कितना डायरेक्ट है, एक बार आप खुद भी देख लो कितना डायरेक्ट है, कोई केस स्टडी ही नहीं है इसके अंदर। सिंपल बोल दिया, कमीशन टू एजेंट, कंसल्टेंसी सर्विस और रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, तीनों पॉइंट के बारे में बताइए क्या रूल्स है। मतलब मुझे यहाँ पर खोलना है RBI वाला एरिया, ये रहा स्केड्यूल, हाँ इसमें से मुझे 3 पॉइंट पूछ लिए इन्होंने 4 में से,
कौन कौन सा क्वेश्चन में पूछ लिया है मुझसे? इन्होंने रेमिटेंस वाला पूछ लिया, कंसल्टेंसी वाला, इन्होंने मुझसे दिस पॉइंट हैव बीन आस्क्ड, कलर चेंज कर लेते हैं हम इसका, कंसल्टेंसी वाला पूछ लिया है इन्होंने, और प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस इन्होंने पूछ लिया है, और तीसरा क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है एजेंट्स का कमीशन, यानी 4 में से 3 पॉइंट्स डायरेक्ट यहाँ से इन्होंने बैठे बैठे पूछ लिए, तो ये डायरेक्ट आंसर था। इसमें तो डायरेक्टली ये वाले पॉइंट्स लिखने पर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, पर इसमें लिमिट्स है इसलिए इनको याद रखनी पड़ेगी। इस लिमिट्स पे जब केस स्टडी बनेगी तब और मज़ा आएगा। अभी तो इनिशियल है तो इसलिए सिंपल रखा उन्होंने। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बता दो, क्या एग्जाम में पूछे हुए दोनों क्वेश्चंस इजीली आ गए आपको? किसी को कोई डाउट लग रहा है तो तुरंत पूछे 6 और 7 में। अब कुछ क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के पीछे जो दे रखे हैं वो मैं करा देती हूँ आपको। सिक्स्थ वाला बेटा, खुशी, सिक्स्थ वाले प्रोविजन में क्या है, आप 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रह लिए, ठीक है, पर जिस भी दिन आप इंडिया छोड़कर चले जाते हो जॉब के लिए, इंडिया से बाहर, या बिजनेस के लिए, या पढ़ने के लिए, कोई भी रीज़न से जब आप काफ़ी टाइम के लिए इंडिया से बाहर रहने वाले हो, अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो आप पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बन जाते हो। तो देख बेटा, ये 1/4/2024 को इसको HR मैनेजर पेरिस से फ़ोन करता है कि भाई तू आ जा, एम्प्लॉयमेंट मिल गई इसको। 2/4/2024 को तो ये निकल गया, तो जिस दिन ये जॉब के लिए निकला उस दिन से ये पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बन जाएगा। भले ही फिर ये 10 दिन के लिए फैमिली फंक्शन के लिए आया है, तो भी तो फैमिली फंक्शन के लिए आया ना, वापस चला जाएगा, तो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ही मानेंगे इसको। पर अगर वो 10 दिन घूमने नहीं, 10 दिन फैमिली फंक्शन में नहीं, जबकि नौकरी करने इंडिया वापस आ जाता, तो वो वापस पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बन जाता सेकंड केस में। खुशी मेरे को फटाफट बताओ, इज दैट क्लियर? बाकी लोगों को भी अगर 6 और 7 क्लियर है तो फटाफट अंगूठे दिखाए, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। कुछ आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो भी हम कर लेते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते कि फेमा का कुछ भी इन्होंने कंटेंट बनाया हुआ है तो वो हमारा सॉल्व होना चाहिए। बराबर है, ओके बच्चा लोग। चलिए 8th क्वेश्चन पर आते हैं। प्रिंटेक्स कंप्यूटर, ये एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, इसके कई सारे बिजनेस पूरी दुनिया भर में है। इसका एक यूनिट का हेडक्वार्टर पुणे में है। अब बेटो समझो, जो हेडक्वार्टर पुणे में है वो तो पक्का PRII है, हमें पता ही है, क्योंकि इंडिया में जगह है। PROI की भी है, पर इंडिया में है तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। इसकी एक ब्रांच दुबई में है। अब देखो, वैसे ब्रांच दुबई में है तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं होनी चाहिए, पर देखो कि उसे कंट्रोल कौन कर रहा है। उसे कंट्रोल कर रहा है हेडक्वार्टर्स इन पुणे, जो तो PRII है। अगर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कंट्रोल कर रहा है कोई ब्रांच जो इंडिया के बाहर है, वो भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बन जाती है। तो पुणे वाली भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बनेगी और दुबई वाली भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बनेगी। ऐसा सेम हम एक इलस्ट्रेशन कर चुके हैं डे 1 पे जब हम ये टॉपिक सीख रहे थे। तब हमने सेम क्वेश्चन कर लिया था, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा पुणे ब्रांच को भी और दुबई ब्रांच को भी। इज दैट क्लियर एवरीवन? सुरेश, समझ में आया क्या? आवाज क्लियर हो रही है? अब देख बेटा, पुणे वाली ब्रांच को तो सभी बोल देंगे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। यहाँ पे मजा तब है जब आप दुबई वाली ब्रांच को भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मान सकते हो, पर वो कैसे, प्रोविजन तो बताऊं मैं तुम्हें। आ जाओ डेफिनेशन पर। एक ही डेफिनेशन काम की है जहां से सब पूछा जाता है, ये रही। इसके 2 पॉइंट जो है ना लास्ट वाले, यहां से बना है, अगर कोई ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी इन इंडिया है जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ओन कर रहा है, उस वजह से पुणे वाली हेडक्वार्टर्स बन गई, सिंगापुर की ब्रांच थी इंडिया में। और दूसरा, ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी आउटसाइड इंडिया है विच इज कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो जब पुणे वाली ब्रांच दुबई वाली ब्रांच को कंट्रोल करेगी तो वो 4th पॉइंट की वजह से पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बन जाएगा। बोलिए 3rd और 4th पॉइंट सबको क्लियर हुआ क्या?
फटाफट बताएं। खुशी, दिव्या, सुरेश, बाकी सबको क्लियर नहीं हुआ क्या? ओके, टेक्स्ट बुक के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैम रेलेवेंट प्रोविजन में डेफिनेशन लिखेंगे? बिल्कुल बेटा, रेलेवेंट प्रोविजन में डेफिनेशन आएगी, PRI आएगी, जिसमें अदर्स वाले पॉइंट आएंगे। पर्सन कौन होता है और पर्सन रेसिडेंट 2V का सिर्फ जो रेलेवेंट लेग है वही लिखना है आपको। ये चीज़ इसमें से सीखने को मिलती है कि हम पूरी पूरी डेफिनेशंस कोट नहीं करते, जो रेलेवेंट लेग होता है बस वही कोट करेंगे। तो गुड डाउट माही, जिससे बाकी लोगों का भी ये डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब वापस वो टाइप के क्वेश्चंस आ गए। फॉरेक्स मांग रहे हैं कोई रीजन से। बच्चों, $50,000 वाला तेको लॉटरी टिकट इंडिया के बाहर भेजना है। लॉटरी टिकट क्या है? प्रोहिबिटेड है, क्लियरली प्रोहिबिटेड है। तो अगर क्लियरली प्रोहिबिटेड है तो इसको स्केड्यूल 1 से बाहर कर दो। कल्चरल ट्रूप फिर से आ गया। क्या इस बार मुझे ये क्वेश्चन कराने की जरूरत पड़ेगी या क्लियर है हमको, ये अपने आप कर लेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 9, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2 एक जगह प्रोहिबिटेड लिस्ट में है, कर ही नहीं सकते। एक जगह करने के पहले HR, डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री और हमारा ग्रुप बनेगा इसके अंदर, डिपार्टमेंट बनेगा हमारा इसके अंदर, एजुकेशन एंड कल्चर। क्लियर? डन। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, 10th क्वेश्चन पर। स्टेट द काइंड ऑफ अप्रूवल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अंडर FEMA। कौन से टाइप का परमिशन चाहिए देख लो। फर्स्ट, न्यूयॉर्क में जाकर ओकेजन ऑफ दिवाली पे परफॉर्म करना है, 20,000 रुपये रिक्वायर्ड है। बताओ अगेन कौन सा है? अब तो थक गए होंगे ये सेम प्रोविजन कर करके। दूसरा, हार्ट सर्जरी करवानी है आर को UK में, कितनी लिमिट तक वो फॉरेक्स क्लेम कर सकता है? तो ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम वाला हो जाएगा आंसर आपका। और ऊपर वाला अगेन कल्चर है, तो स्केड्यूल्स मेंशन कर दो, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। और लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत 2.5 लाख तक तो आराम से हम क्लेम कर सकते हैं। तो 10th का एक बार आंसर, 8th, 9th और 10th का आंसर एक बार फिर से देख लें। इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं लगेगी, परमिशन ले लेंगे आप, और उसके आगे 2.5 लाख तक का आपको आराम से लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम तक पैसा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट है, ट्रांसपॉन्डर्स वाला टॉपिक भी मैं आपको करा चुकी हूँ, लेकिन अब सेकेंड वाला क्लॉज देखो। $2,000 मांग रहे हैं कॉल बैक सर्विस के लिए। कॉल बैक सर्विस प्रोहिबिटेड लिस्ट में आता है, तो जो चीज़ें प्रोहिबिटेड लिस्ट में आती है वो याद रखनी है, शेड्यूल 1 से उसको मना करना है। बहुत ही आसान, फटाफट 10-15 लोग अंगूठे दिखा दें अगर 11 क्वेश्चन तक सबका क्लियर हो चुका है तो। मैम मोर देन 2.5 लाख होगा तो क्या करना पड़ेगा बेटा? मोर देन 2.5 लाख होगा तो RBI की परमिशन लेंगे, लेकिन उसमें भी 3 चीज़ों में। आपका एजुकेशन हो गया, आपका अगर आप बीमार पड़े हैं और हॉस्पिटल, या फिर आपको इमिग्रेशन के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो अगर आपकी इंस्टीट्यूट आपकी हॉस्पिटल लिख कर दे देती है तो उस केस में भी आपको RBI की अप्रूवल नहीं लगेगी। डन। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन, ये लास्ट 3 क्वेश्चंस करके हमारा इंटर का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम फाइनल से जो टाइप के क्वेश्चंस अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में वो कवर करेंगे। सुरेश इंडिया में रह रहा है इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। He left India on 15th July 21 for Switzerland for pursuing higher studies। बच्चों, क्या ये सेम अपन कर चुके हैं एक बार? हायर स्टडीज़ के लिए अगर कोई बाहर जाता है तो मैंने आपको बताया था एक सर्क्यूलर आया है RBI का, जिसके तहत उसने क्लियरली बोला है कि भले ही तुम फिक्स पीरियड के लिए गए हो, पर लॉन्ग रन ये देखा गया है कि जो भी बच्चा बाहर पढ़ने गया है वो लेटर ऑन वहाँ सेटल ही हो जाता है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि अगर तुम वहाँ सेटल भी हो गए हो तो उसके बाद हम लोग तुमको उधर का ही रेसिडेंट मान लेंगे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो जाओगे आप, ठीक है, ये चीज़ हम लोग मान लेंगे वहाँ पर। तो मुझे ये पूछना है कि ये जो 2 साल के लिए बाहर वो गया है स्विट्ज़रलैंड पढ़ने के लिए, व्हाट वुड बी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा ड्यूरिंग द ईयर 21-22। अब देखो 15 जुलाई 21 को गया है वो, मान लेती हूँ मैं कि 19-20 में, चलिए ये मैं करके बताती हूँ आपको, 19-20 में मैं मान रही हूँ कि वो 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहा ही होगा, क्योंकि उसके पहले तो कहीं गया ही नहीं है। तो 15 जुलाई तक, तो 15 जुलाई तक, जिस दिन वो गया नहीं है उस दिन तक तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। जिस दिन वो छोड़ के चला गया, 15 तारीख को गया है, तो मेरे हिसाब से 16 तारीख से 16th से वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। तो फिर हमने इसको ग्रीन क्यों किया है? ये तो सिंपल आंसर है, ऐसा ही होना चाहिए। और 22-23 में तो बेटा वो बाहर ही रह रहा है, वो इस साल रहा ही नहीं इंडिया में 183 डेज से ज़्यादा, तो वो तो वैसे ही 182 डेज से ज़्यादा, तो वो तो वैसे ही पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन हुआ है। इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ आंसर की से। मेरे हिसाब से 15 तारीख तक ये पर्सन रेसिडेंट रहना चाहिए और 16 तारीख से ये पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। एक बार अब आप इसका आंसर देख लीजिए। सबसे पहले इन्होंने क्लियर किया है कि अगर 182 दिन से ज़्यादा वो रह रहा है इंडिया के अंदर में तो माना जाएगा, लेकिन एक सर्क्यूलर है, अगर स्टूडेंट इंडिया के बाहर चला गया तो उस केस में उन्हें नॉन रेसिडेंट मानना है। तो अगर वो 15 तारीख को गया है तो 15 तारीख तक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया रहना चाहिए। ये लोग उसे अगले दिन तक भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मान रहे बिना मतलब के, तो यहाँ पर मुझे इनकी एरर लग रही है। ये 16 जुलाई और 17 जुलाई वाला जो केस है, ये मुझे लगता है इनसे मिस्टेक हुई है, बाकी सब क्लियर है, ठीक है। एज ही लेफ्ट इंडिया ऑन 15 जुलाई, तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया वो रहना चाहिए 15 जुलाई तक, और 16 जुलाई से वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बन जाना चाहिए। बोलो फटाफट, क्लियर हुआ? ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? इसी क्वेश्चन में लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को भी जोड़ दिया इन्होंने कि पढ़ाई के लिए इसने 25,000 रुपये ट्यूशन फीस और 30,000 रुपये इंसिडेंटल स्टे एक्सपेंस लिया है। पढ़ने के लिए आप 2.5 लाख US डॉलर्स तक ले जा सकते हो। ये तो बेचारा कितना लेके गया है? क्या इसे परमिशन लेनी पड़ेगी? कोई परमिशन ले जाने, कोई परमिशन पूछने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट चैट बॉक्स में टिक कर दो इफ़ क्वेश्चन नंबर 12 इज़ क्लियर। और 12 को लेकर अगर कोई भी डाउट है वो भी आप चैट बॉक्स में तुरंत लिखें। I'm waiting. If anybody has a doubt, they can ask. If not, then let me know. ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मिस्टर पी, इनको बहुत बड़ी लॉटरी लगी और ये पैसे रेमिट करना चाहते हैं यूएसए में, क्या ये कर सकते हैं? बेटा ये लॉटरी वाला भी तीसरी बार आया है, इधर भी 3 स्टार लगा देने चाहिए। ये प्रोहिबिटेड है शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 में ये प्रोहिबिटेड है, तो इसको हमने ना बोल दिया है। डन। सेकेंड, मिस्टर जेड इज अनवेल एंड वुड लाइक टू हैव अ किडनी ट्रांसप्लांट डन। अगेन क्या फॉर्मेलिटीज है, कितना ले सकता है? 2 बातें बताओगे। 2.5 लाख तक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत कुछ नहीं पूछना है। 2.5 लाख से ऊपर है
तो अगर हॉस्पिटल लिख के दे देती है अगेन तो नहीं पूछना है, हॉस्पिटल से नहीं लिख कर आया और 2.5 लाख से ऊपर लग रहे हैं तो आरबीआई से पूछना है। तो इसका आंसर 13 वाले का थोड़ा इस टाइप से बन जाएगा। पहले इन्होंने तीनों स्केड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया है, फिर इन्होंने फर्स्ट केस का बोला है कि ये तो भैया प्रोहिबिटेड है शेड्यूल 1 के अंदर में, तो इसको तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, कैन नॉट विड्रॉ ओनली। फिर दूसरा वाला जो इन्होंने है वो बताया है कि भाई 2.5 लाख तक के तो तुमको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में ही है, पर अगर 2.5 लाख के ऊपर होता है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई की। पर अगर आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट है और उस लिमिट के ऊपर भी आप जाते हो और मेडिकल इंस्टीट्यूट लिख के दे देती है तो भी हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट बताइए चैट बॉक्स में, क्या ये वाला आंसर आपको क्लियर हो गया है? इसका अगला वाला भी सेम है, 1,20,000 पढ़ने के लिए लेके जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तू 2.5 लाख तक ले जा सकता था, तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम पूछा है। गिफ्ट भी 10,000 तक अपने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ रोका टोका नहीं है इसके बारे में, नहीं रोका है, तीनों स्केड्यूल्स में तो अलाउड ही है, और 2.5 लाख तक तो वैसे भी अलाउड है। चलिए बोलिए फटाफट, क्लियर है एवरीबडी? क्या ये क्लियर है? देयर इज नो नीड फॉर परमिशन फ्रॉम आरबीआई, 10,000 के लिए भी और 1,40,000 के लिए भी, दोनों अलाउड है। शेड्यूल 3 के हिसाब से इंडिविजुअल को 2.5 लाख यूएस डॉलर्स तक के तो वैसे भी अलाउड है। क्या सबको क्लियर है? इंटरमीडिएट वाला सिलेबस अगर सबको क्लियर है तो मुझे बता दें ताकि मैं फाइनल वाले सिलेबस की तरफ जा सकूं। मतलब जितने भी क्वेश्चंस फाइनल में बने थे उसमें से जो भी टॉपिक्स के आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं डाला है फेमा एक्ट में, वो क्वेश्चंस मैंने कट कर दिए, ओमिट कर दिए, और मैंने केवल वो क्वेश्चंस बचा के रखे हैं जो आपके सिलेबस में अब हैं। तो कैन वी मूव अहेड? क्लियर हुआ गाइस? मुझे ऐसा लग रहा है मैं लोड ही नहीं कर पा रही हूँ। कोई डाउट पूछेगा तो दिख रहा है कि नहीं? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे आइडिया लगे कि डाउट्स विजिबल हैं कि नहीं। श्रीति, मनस्वी, माही, दिव्या, खुशी, am I audible?
आवाज़ आ रही है क्या? I am not able to get the chats, I think. दोबारा करती हूँ मैं इसको लोड. हाँ ठीक है, अब मुझे मैसेजेस मिले. Yes, we have to specifically. Yes, we have to specifically write डेट इन आंसर्स. जी हाँ, हमको डेट अलग से लिखनी पड़ेगी मनस्वी. फर्स्ट पार्ट का रेलेवेंट प्रोविजन. दिव्या वापस क्वेश्चन पूछो, कौन से क्वेश्चन में आप पूछ रहे हैं ये चीज़. ओके, अब जाकर बहुत सारे चैट्स थे वो लोड नहीं हुए, इसलिए मेरे को डाउट्स ही नहीं मिल पा रहे थे. चलिए आप डाउट वापस लिखिए. मीनवाइल अब हम लोग फाइनल लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कर लेते हैं. मिस्टर हिलरी बेंजामिन, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट इन यूएसए. बेटा जैसे ही वो जॉब करने इंडिया से बाहर गया, मुझे बताओ उसका स्टेटस क्या बन गया. कैन आई से जो भी बंदा जॉब करने बाहर चला जाता है वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाता है. PROI. अब देखिए इंटर लेवल पर आप लोगों ने एक भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के क्वेश्चंस नहीं किए, पर उसके क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं. इसीलिए अभी हम लोग फाइनल का क्वेश्चन बैंक करेंगे जहां से पहला ही क्वेश्चन आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मिलेगा. अब ये जो मिस्टर हिलरी बेंजामिन है, जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बन जा चुके हैं, इन्होंने आकर न्यू दिल्ली में फ्लैट खरीदा. अब आप एक काम करें, अपनी शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 की लिस्ट निकालें. शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 की लिस्ट में आपको क्लियरली दिखेगा, चलो मैं दिखा देती हूँ. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 शेड्यूल 2, ये रहा. अब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया की परमिसिबल लिस्ट में आपको क्लियरली दिखेगा कि ये बंदा बैठे बैठे इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है. इंडिया के बाहर बैठे बैठे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है. तो आप क्लियरली देखें, क्या वो न्यू दिल्ली में फ्लैट खरीद पाएगा. अब उसके भाई ने, मिस्टर हेनरी बेंजामिन ने भी सेम बिल्डिंग में घर खरीदा, लेकिन बैंक से लोन लिया 65 लाख का. अब देखो हेनरी तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, तो अगर वो बैंक से लोन वोन कुछ भी लेता है तो प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन हुआ क्या कि गारंटी ली है उसकी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ने. तो क्या पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की गारंटी ले सकता है क्या? आइए आपकी लिस्ट में से चेक करें ये दूसरी पार्ट. सेम, ये तो अगला ही पॉइंट है, गारंटी बाय PROI इन फेवर ऑफ PRII. क्या ये दोनों अलाउड हैं? बच्चों कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस जब तक इस लिस्ट में नहीं होंगे तब तक अलाउड नहीं होंगे. मतलब ये दोनों अलाउड है, और अलाउड है तो ये शेड्यूल 2 की परमिसिबल लिस्ट में है. यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बनेगा कि क्या ये दोनों ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस अलाउड हैं कि नहीं. सबसे पहले इस पे आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और मीनिंग बताने के बाद में इन दोनों के अंदर में अपने को बताना पड़ेगा कि ये दोनों ही शेड्यूल 2 के हिसाब से परमिसिबल की लिस्ट में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. 12th में रेलेवेंट प्रोविजन, फर्स्ट के रेलेवेंट प्रोविजन बेटा 12th के अंदर में ये स्टूडेंट गोज आउट ऑफ इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन बताकर वो सर्कुलर का इम्पोर्टेंस दे दोगे दिव्या 12th के अंदर. अब फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं फाइनल की आंसर की में से. ये रहा. सबसे पहले तो पूरा कैपिटल अकाउंट का मीनिंग बता दिया इन्होंने. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज द लेवल ऑफ अ CA फाइनल आंसर की. आपको अपने नोट्स के हिसाब से इसको जैसा इंटर में क्वेश्चन बन रहे हैं उस लेवल का आप लिख सकते हो. तो आपने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन लिखा, फिर आप बता देंगे कि 2 ट्रांजैक्शन हुए हैं यहाँ पर. एक ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा गारंटी, और ये दोनों अलाउड की लिस्ट में आते हैं. इसीलिए लास्ट में आ जाती हूँ मैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना और गारंटी देना दोनों परमिसिबल है शेड्यूल 2 के हिसाब से. बस मुझे इतना ही आंसर चाहिए था फर्स्ट का.
बोलिए, क्या सबको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? बराबर। सेकेंड एग्जाम्पल पर आते हैं बच्चों, एकदम इजी। मिस्टर दक्ष को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, 2 रीज़न से चाहिए। एक, उसे हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है फॉरेन कंपनी से। बच्चों, कोई भी करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जब तक के शेड्यूल 1, 2 या 3 में नहीं आता तब तक वो फ्रीली परमिसिबल है। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो ये फ्रीली परमिसिबल होगा। और दूसरा, ये वाला देखा देखा लग रहा है, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स, ये वाला हमको प्रोहिबिटेड में आएगा, क्योंकि आ जाते हैं हम हमारे शेड्यूल्स के अंदर। फर्स्ट शेड्यूल की प्रोहिबिटेड की लिस्ट में आपको दिखेगा कि आप रूपी स्टेट क्रेडिट रूट के तहत 10% से ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते। यहाँ पर क्योंकि कुछ नंबर वगैरह नहीं दे रखा है तो हम सिंपली ना ही बोल देंगे, 10% तक अलाउ करेंगे, 10% के बियॉन्ड टी टबैको के लिए हाँ बोलेंगे, बाकी सबके लिए ना बोल देंगे। तो क्लियर, पहला प्रोविजन तो क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड शेड्यूल में नहीं आता इसलिए परमिटेड है। और अगर मैं बात करूँ इसमें सेकेंड पार्ट पे, तो अप टू 10% ऑन टी टबैको अलाउड है, बाकी सब प्रोहिबिटेड है। तो आपको नॉर्मली तो ये बताना है इट इज़ प्रोहिबिटेड, फिर अनलेस में आप एक्सेप्शन बता दोगे टी टबैको 10% ऑफ इनवॉइस। तो ये भी आपका इजी पीजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चों। ये थर्ड क्वेश्चन तो एज इट इज़ जो आपको बुक के अंदर के एग्जाम्पल है वहीं से बना है। एक इंडियन रेसिडेंट बैठा बैठा अगर मशीनरी मंगाता है यूके के वेंडर से, यूके वेंडर से अगर ये बैठा बैठा मशीनरी मंगाता है, तो मुझे बताओ क्या इसे मैं करेंट अकाउंट बोलूँ कि कैपिटल अकाउंट बोलूँ? मशीन खरीदना करेंट होता है, कैपिटल होता है? अकाउंट्स में कैपिटल होता है, पर फेमा में क्या होता है? फटाफट बता दो, फेमा में क्या होगा? ये फेमा में करंट अकाउंट हो गया, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा, सेकंड वाला पार्ट है, इसमें 3 महीने का क्रेडिट पीरियड आपको मिल रहा है, पर 6 महीने तक का जब तक आपको क्रेडिट पीरियड मिलता है तब तक भी वो करंट अकाउंट ही होता है। 3 महीना भी करंट अकाउंट है, 6 महीना से कम इज करंट ओनली, तो ये भी करंट है, ये भी करंट है। अच्छा, तीसरा पार्ट, इंडिया में बैठे बैठे एक इंडियन रेसिडेंट ने अपने एनआरआई भाई को न्यूयॉर्क में गिफ्ट की तरह $1000 दे दिए। बच्चों, उसको उसकी कंट्री में पहुंचा दिए पैसे, उसको दे दिया उसकी कंट्री में गिफ्ट। तो क्या इंडिया में उसका कोई एसेट क्रिएट हुआ है क्या? इंडिया में बैंक अकाउंट खोलता तो कैपिटल अकाउंट होता, यूएसए वाले बंदे को यूएस डॉलर्स में पेमेंट करके रवाना कर दिया तो ये भी करंट ही होगा ना। इस आंसर के पहले प्लीज करंट अकाउंट की प्रॉपर डेफिनेशन लिख देना, फिर यस 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 बताना, तब जाके 3 नंबर पूरे मिलेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, अब फोर्थ वाला ये जो क्वेश्चन है ये देखकर सेक्शन 4 की याद आ जाएगी। एक टूरिस्ट है, इंडिया आ रहा है, 3, ही वुड लाइक टू पे $13 कैश टू द शॉपकीपर। क्या शॉपकीपर $US में पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है? हमने क्लियरली देख रखा है बच्चों, आ जाओ, क्लियरली देख रखा है हमने इसके पहले ही, ये रहा 3 के अंदर में ही हमने देख रखा है। अगर कोई इंडिया में आता है टूरिस्ट, खाने पीने की दुकान में भी खाना लेके बैठता है, तो क्या वो अपनी कंट्री की करेंसी में पे कर सकता है? नो। नो लिखकर आगे बताओगे, अनलेस, भाई आप तब खरीद सकते हो जब वो एंटिक की दुकान, अगर एंटिक खरीदने आए, एंटिक वाला क्वेश्चन है, एंटिक खरीदने आया है ना? नहीं नहीं, कुछ भी खरीदने आए, एक शॉपकीपर है, तो एक शॉपकीपर है, उससे आप $30 का कुछ भी लेने आए हो, तो वो क्या फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट कर सकता है? नो। बिल्कुल सही टीसा, नहीं खरीद सकता अनलेस वो ऑथराइज्ड पर्सनल हो, उसने खुद के पास मनी चेंजर्स लाइसेंस ले रखा हो। अगर मनी चेंजर्स लाइसेंस लेगा तो ही कर पाएगा, वरना नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। वेरी गुड मनस्वी, वेरी गुड टीसा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन तो जो है भाई साहब, क्वेश्चन देख के जी घबरा जाए। आरटीपी May 23,
फेमा का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली फाइनल लेवल का है, इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो मैं नहीं चाहती आप बहुत दिमाग लगाओ इस पर, इतना घूमो फिरो, काफ़ी घूम जाओ, क्योंकि ये लेवल तक आने में इंटर में इंस्टीट्यूट को थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर शायद ना भी पूछे, क्योंकि आपने देखा कि इंटर का सेकेंड हाफ में तो कितने पपलू क्वेश्चंस थे फेमा के। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको समझा देती हूँ, ताकि कल को ऐसा बना हुआ क्वेश्चन है, इसी लाइन्स पे कोई और क्वेश्चन आया तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। नरेंद्र कमल, इनके जो ग्रैंडफादर थे वो अनडिवाइडेड इंडिया में रहते थे और बहुत ज़मीन यहाँ पे थी, पर पार्टीशन के टाइम पे वेस्ट पंजाब में इनकी ज़मीन थी। तो हिज ग्रैंडफादर अलॉन्ग विथ फैमिली मेम्बर्स इवैक्यूएटेड वेस्ट पंजाब, और वहाँ की एक एग्रीकल्चर फील्ड उनको कॉम्पेंसेशन में मिली, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट डे हरियाणा। तो प्रेजेंट डे हरियाणा में ज़मीन है उनकी। अब ये ज़मीन उनके फैमिली मेम्बर्स ने इनहेरिट कर ली। सौरभ कमल एंड वरुण कमल दोनों इंडिया में ही रहते हैं, पर अब आगे और इनके बच्चे हुए और वो बच्चों ने और ज़मीन इनहेरिट करी। लेकिन अब लेटर ऑन देखो क्या हुआ है कि जो मिस्टर नरेंद्र है, जिसके पास वो ज़मीन आनी चाहिए, वो शिफ्ट हो चुके हैं टू न्यूजीलैंड। अब वहाँ के वो पासपोर्ट होल्डर है, वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गए, और उनके अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं। हिज सन वॉन्ट्स टू एंटर इन फिल्म मेकिंग, तो उनको पैसा चाहिए। पूरी कहानी बता के इन्होंने बोला है कि मिस्टर नरेंद्र को अपने ग्रैंडफादर से जो लेटर ऑन ज़मीन मिली वो उसे बेचना चाहते हैं। तो अब एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो इंडिया में ज़मीन बेचना चाहता है। आप चले जाओ सीधा शेड्यूल 2 में, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है ना, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया क्या क्या कर सकता है, शेड्यूल 2 में अलाउड है। उसे ना सिर्फ ज़मीन खरीदना अलाउड है बच्चों, बल्कि वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो ये क्वेश्चन जब हमसे डायरेक्टली पूछता है कि क्या नरेंद्र उसके बेटे वो जो ज़मीन है उसे बेच पाएंगे इंडिया के अंदर, और क्या वो रेमिट कर पाएंगे ये पैसा इंडिया के बाहर, तो शेड्यूल 2 के हिसाब से ये अलाउड है, इसीलिए अलाउड है। इतनी कहानी बताने के साथ इससे छोटा तो आंसर बनेगा आपका, क्या नरेंद्र सेल कर सकता है लैंड को? यस। शेड्यूल 2 फेम रूल्स रेगुलेशंस, शेड्यूल 2 फेम रेगुलेशंस के हिसाब से वो कर सकता है। डन। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? तो फटाफट मुझे थम्स अप दिखा दो, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो आई वुड लाइक टू सी इफ आई शुड वेट और वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट मुझे बता दें चैट बॉक्स के अंदर। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन आता है आपका। मिस्टर विवेक एक इंडियन सिटीजन है, सिंगापुर में काम कर रहे हैं, बहुत सारे एसेट इनके सिंगापुर में पड़े हैं, पर अब ये लेटर ऑन इंडिया में सेटल डाउन होना चाहते हैं। तो आपसे ये लोग ये पूछना चाहते हैं, क्या मिस्टर विवेक अपना सिंगापुर वाला जो भी फॉरेन करेंसी इन्होंने कमाया था, जो ज़मीन वहाँ कमाई थी, जो ज़मीन वहाँ खरीदी थी, जो घर खरीदा था, क्या वो उसे होल्ड करके रख सकते हैं? क्या वो उसे ओन करके रख सकते हैं? जब वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया थे उन्होंने तब ये सब अक्वायर किया था, तो क्या अब इंडिया में आने के बाद वो ये सब होल्ड कर सकते हैं क्या? पहले तो मुझे ये बताओ, कहाँ से पूछा है ये प्रोविज़न, कहाँ है ये एग्जैक्ट प्रोविज़न? Yes, Sujal, I'll be providing both these PDFs immediately after this live. बिल्कुल बेटा, सेक्शन 6 यहाँ पे जो हमने अलग से एक चार्ट बनाया है, तभी मैंने आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, अगर उसने इंडिया में रहते रहते कमाई थी तो भी वो इनहेरिट या होल्ड करके रख सकता है, और अगर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है पर उसने वो आउटसाइड इंडिया वाली प्रॉपर्टी तब कमाई थी जब वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में भी वो उसे होल्ड करके रख सकता है। तो ये 6(4) एंड 6(5) ये पर्टिकुलर वाला क्वेश्चन 6(4) से सॉल्व होगा कि वो होल्ड करके रख सकते हैं।
बोलिए क्लियर है? ओके, तो हमारा 6th क्वेश्चन भी हो जाता है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। MGJ एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। अब वो इंडियन कंपनी में पैसा डालने की सोच रहा है, पर बच्चों वो रियल एस्टेट में पैसा डालना चाहता है। क्योंकि मुझे क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा है, देखो ना क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि वो इंडिया के अंदर आके ह्यूज टाउनशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसा डालना चाह रहा है, कमर्शियल या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहा है बैंगलोर में। क्या हम फॉरेनर को रियल एस्टेट में पैसा डालने देते हैं? पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब देना चैट बॉक्स में। क्या जवाब देना है? क्या हम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को इंडिया में रियल एस्टेट में पैसा डालने देते हैं? देर आर 4 to 5 थिंग्स जो हमने उनको ना बोला है, एग्रीकल्चर, एंड उसी लिस्ट में एक इंपॉर्टेंट आइटम आता है आपका रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट के लिए तो हमने ना बोल दिया है उसको, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या यहाँ पे हम MGJ जो पर्सन है उसको अलाउ करेंगे कि नहीं अलाउ करेंगे? अलाउ करेंगे कि नहीं अलाउ करेंगे 7th में? यस अलाउ करेंगे या नो नहीं अलाउ करेंगे? खुशी ने, मनस्वी ने, दिव्या ने, सबने लिखा है अलाउ करेंगे। ये तो रियल एस्टेट है, तो फिर क्यों अलाउ करना है? याद करो बच्चों, हमने क्लियरली जो चीजें ना बोली है रियल एस्टेट, उसमें से भी 3 चीजें अलाउ करी है। टाउनशिप बनाना, रेसिडेंशियल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना और रीट्स, ये 3 अलाउ किया है। एग्रीकल्चर अलाउड नहीं है, चिट फंड अलाउड नहीं है, निधि कंपनी अलाउड नहीं है, रियल एस्टेट अलाउड नहीं है, TDRs अलाउड नहीं है, लेकिन ये 3 इसके अंदर अलाउड थे। टाउनशिप और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अलाउड है, इसीलिए इसका आंसर बनेगा यस। पहले बताओगे नो, फिर बताओगे नो के अंदर एक्सेप्शन में यस। 7 सबको क्लियर हुआ? यस, 3 टाइप्स अलाउड। विवेक बिल्कुल सही। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। एग्जामिन द गिवन सिचुएशंस इन द लाइट ऑफ रिस्पेक्टिव लॉज। टॉय लिमिटेड एक जापानीज कंपनी है, इसके कई सारे बिजनेस यूनिट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसका एक रोबोटिक हेड यूनिट हेडक्वार्टर मुंबई में है और उसकी ब्रांच सिंगापुर में है। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन हमने इलस्ट्रेशन में कर लिया है और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन का पार्ट है जो फाइनल लेवल से इधर लाया गया है, तो ये रिपीट है एज इट इज़। और अभी जो अपन ने दुबई और पुणे वाला हेडक्वार्टर्स किया था वो भी सेम ही क्वेश्चन था, तो देखा जाए तो ऐसा सेम हम 3 बार कर चुके हैं ये सेम क्वेश्चन। चलिए 9th क्वेश्चन RBI वाले पोर्शन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जैसा आपने इंटर के एक भी क्वेश्चन में सॉल्व नहीं किया है। मिलाप लिमिटेड एक कंपनी है इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, ये कंसल्टेंसी सर्विस ले रही है फ्रॉम एन एंटिटी जो फ्रांस में बैठी है। आपको पता है कि कंसल्टेंसी सर्विस लेना इज अ करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, और हमें 2 प्रकार की कंसल्टेंसी लेने के लिए अलग अमाउंट बताया है। एक, अगर आप आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी ले रहे हो इंफ्रा वाली, तो उसकी लिमिट $10 मिलियन जैसा अलाउड है, वरना $1 मिलियन जैसा अगर आप ले रहे हैं तो उसके बियॉन्ड आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो बस इसमें डायरेक्टली पूछ लिया है कि कितना, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रिलेटेड कंसल्टेंसी है ना, यानी इधर वो 1 मिलियन वाला अमाउंट लगेगा 9th के आंसर में। एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं 9th का जो आंसर है ये रहा, 1 मिलियन पर प्रोजेक्ट, क्योंकि ये कोई इंफ्रा तो है नहीं कि मैं 10 मिलियन ले लूँ, तो पर प्रोजेक्ट इतना अलाउड है। अगर इसके बियॉन्ड गया तो मेरे को RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वरना ये चलेगा। बोलो क्लियर है 9th? 10th बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 10th एक बार आप खुद सॉल्व करें, देखें 10th वाला क्वेश्चन खुद देखें। और क्या प्रॉब्लम है कि भी नहीं है वो पता करें। तो 2 मिनट का टाइम मैं दे रही हूँ। 10th वाले क्वेश्चन ग्लोबल शिपिंग लिमिटेड और साइफोनिक लिमिटेड दोनों को सॉल्व करें।
बोलिए डन है ये? क्या ये समझ में आया सभी को? ग्लोबल शिपिंग वाले में ये P&I क्लब की मेंबरशिप लेना चाह रहा है और उसके लिए इसने अप्रूवल नहीं ली है। क्यों? क्योंकि ये कहता है मैंने तो RFC अकाउंट यूज़ किया था और मैंने तो EEFC अकाउंट यूज़ किया था, जिसके लिए तो अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है। कहीं ना कहीं तो सही भी बोल रहा है। तो बताइए ये सही बोल रहा है कि जो शोकोस नोटिस इनको आया है वो सही बोल रहा है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो सही है, या फिर हमारा ये ग्लोबल शिपिंग लिमिटेड सही है? और अगर है तो क्या गड़बड़ है? मुझे गड़बड़ चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। कौन पहचान गया है कि फर्स्ट केस में क्या गड़बड़ है, अगर है तो। और सेकंड केस में गड़बड़ है कि नहीं है वो भी आपको कैलकुलेट करके बताना है। सेकंड वाला केस कहाँ से सॉल्व होगा, दोनों केसेस में बता देती हूँ। आपका फर्स्ट वाला केस जो है टीसा बोल रही है P&I क्लब को अप्रूवल लेना पड़ेगा। बेटा आंसर इनकम्प्लीट है। पेज नंबर 6 में नीचे की तरफ जो नोट्स बने हुए हैं यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन एक्सचेंज वाला जो टॉपिक आता है आपका, उसको वैसे सब अलाउड है, एवरीथिंग इज अलाउड टू देम, बट उनको 3 चीज़ों के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसमें P&I क्लब भी है। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है, एकदम अंदर तक जाकर टॉपिक को टेस्ट कर लिया है। हालांकि RFC अकाउंट में कोई गड़बड़ नहीं है, EEFC अकाउंट में गड़बड़ है, आपको वो पहचानना था। RFC में तो सब अलाउड होता है, EEFC को ये 3 चीज़ों के लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी और उसने नहीं ली है, वो उसकी प्रॉब्लम है। अब सेकंड वाले में तो आपको सॉल्व कहाँ से करना है, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस से। तो उसका टॉपिक कहाँ आता है, उसका टॉपिक आता है आपका ये वाले टॉपिक के जस्ट बाद, यहाँ पर ये रहा प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। कितना होता है प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस जो कि अलाउड है? 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट और $1 लाख विच एवर इज हायर से ज़्यादा होने पर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, 18 करोड़ का 5% निकालो। 18 करोड़ का 10% 1.8 करोड़ होता है, उसका आधा कर दो तो 5% होता है, यानी 90 लाख। $90 lakhs और जो आपका यहाँ पे $US कितने अलाउड है आपको? $1 लाख है, सिर्फ $1 लाख है यहाँ पे। तो $1 लाख को भी अपने मल्टीप्लाई कर सकते हैं 75 से, तो $75 लाख हो गए। $1 लाख को 75 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हो जाएगा। पर हम वो तो हायर एंड पे लिमिट हुआ ना, हमको कन्वर्ट तो ये करना है, 1,10,000 जो मंगाया है। तो अगर 1,10,000 $US का रेमिटेंस किया है और उसको मैं 75 से मल्टीप्लाई करूं तो 10,000 और हो जाएगा आपका 75,000, यानी 7,50,000। तो 75 lakhs प्लस 7,50,000, 82.5 lakhs हो गया ये आपका। 82.5 lakhs जैसा रेमिटेंस हमने कर दिया है। और हमको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस क्या थी? हमको क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर $1 लाख और 90 लाख विच एवर इज हायर से ज़्यादा किया, तो मतलब 75 लाख और 90 लाख को मैंने कंपेयर किया, विच एवर इज हायर वॉज 90 लाख। 90 लाख से ज़्यादा किया तो परमिशन लेनी पड़ेगी, पर हमने किया कितना है? 82.5 लाख। तो क्या मुझे यहाँ पे अप्रूवल लेनी पड़ेगी? नहीं लेनी पड़ेगी। तो साइफोनिक लिमिटेड का तो सही है यहाँ पर। बोलो क्या ये वाला मस्त क्वेश्चन साइफोनिक लिमिटेड वाला सबको समझ में आया?
11th वाला भी जबरदस्त है, अनटैप्ड एरिया से फाइनल लेवल पे पूछा गया है, इंटर में कभी भी डाल सकते हैं। विवेक क्या दिक्कत है बोलो, क्या चीज समझ नहीं आई है बताओ। लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। आंसर की में सोल्यूशन देने का तरीका अलग है बेटा, कान इधर से पकड़ो कि इधर से पकड़ो एक ही बात है। साइफोनिक का आंसर की जो इन्होंने दिया है ना, उसमें आंसर लिखने का तरीका अलग है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है देख लो, ये 4.58% को 5% से कंपेयर किया है, मैंने 90 लाख को 82.5 लाख से कंपेयर किया था। आप परसेंट को परसेंट से मैच कर लो या अमाउंट को अमाउंट से मैच कर लो, बात तो एक ही है ना। मैंने 5% कैलकुलेट करके दिखाया आपको, 18 करोड़ पे 5% 90 लाख निकाला मैंने, और मैंने 90 को कंपेयर किया 82 से, इन्होंने 5% को 4.58% से कंपेयर किया, बात तो एक ही है। मेरे केस में भी 90 लाख से कम ही आंसर आया था, इसीलिए एक्सीड नहीं हुई थी लिमिट, इसलिए परमिशन नहीं लेना था। लेकिन इसमें एक गड़बड़ जरूर है, जब हम लोग प्रोविजन पढ़ते हैं तो इन्होंने क्या कहा है, रेमिटेंस 5% और $1 लाख विच एवर इज हायर से ज्यादा रीइंबर्समेंट करते हैं तो परमिशन लेनी है। इन्होंने क्या किया है, विच एवर इज हायर में हायर पकड़ा ही नहीं, हमने हायर पकड़ा। हायर क्या था, 90 लाख वॉज हायर देन 70 लाख, तो 90 लाख से ऊपर नहीं गया तो परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी, हमारे हिसाब से वो आंसर बना है। इन्होंने क्या किया है, सीधा 1 लाख से कंपेयर कर दिया है, तो इनका आंसर यहाँ रॉन्ग है। आंसर की में कंटेंशन जो इनवॉलिड दिया है वो इनका रॉन्ग है, इन्होंने ये चीज ढंग से सॉल्व नहीं करी है, तो ये चीज मार्क कर लो, क्योंकि विचएवर इज हायर से ज्यादा वाला करना है। बट क्योंकि ये फाइनल लेवल पे है तो इंटर में इंस्टीट्यूट का टेक हमें अभी तक पता नहीं है इसके बारे में, बट हमने क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं वो सीख लिया। डन, चलिए बराबर, इसीलिए आप लोग डाउट पूछ रहे थे, बाकी हो तो तुम लोग बहुत स्मार्ट ही, नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। मिस्टर अशोक सिटीजन ऑफ इंडिया है, एक शिकागो की कंपनी में काम करते हैं पिछले 8 सालों से और अपनी फैमिली के साथ शिकागो ही सेटल्ड है। इंडिया के सिटीजन है बट शिकागो सेटल्ड है, और अब उस कंपनी ने इंडिया में लास्ट ईयर एक ब्रांच ओपन करी। डेप्यूटेड वर्ड पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है। सिर्फ 3 साल से कम के लिए अगर कोई आ रहा है इंडिया के अंदर तो ही ये डेप्यूटेशन वाला प्रोविजन उसको लगेगा, तो सिर्फ 26 महीने के लिए आए हैं ये, तो कैन आई से कि ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बनेंगे लेकिन टेम्पररी बनेंगे। तो आपको याद है टेम्पररी के रिलेटेड हम लोग एक प्रोविजन पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, जरा मैं आपको शॉर्ट से वो याद दिलाती हूँ। यहाँ पर हमने ये रहा एक जेन्युइन केस, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है लेकिन वो परमानेंट पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है, क्योंकि वो 3 साल से कम के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आए हैं और डेप्यूटेशन पर आए हैं, या फिर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है और डेप्यूटेशन पे इंडिया में आए हैं, तो उनको अपनी पूरी नेट सैलरी तक हम ले जाने देंगे पर टैक्स और प्रोविडेंट फंड माइनस करने के बाद। तो एकदम ही डायरेक्ट और आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। चलिए सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन। देखो ये रही इनकी ग्रॉस सैलरी, इसमें से आप प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्री माइनस कर दो और इसमें से आप टीडीएस माइनस कर दो, 80,000 माइनस कर दो। 80,000 माइनस किया तो 2,70,000 इनको ले जाने देने का, पर ये पट्टे ले कितना गए हैं मिस्टर अशोक, ये तो आप ज़्यादा लेके चले गए हो, 2,80,000 लेके चले गए हो, तो आप 10,000 ज़्यादा लेके चले गए हो। बस ये पूरा कैलकुलेट, ये प्रोविजन लिखने का, ये कैलकुलेशन लिखने का और ये लाइन लिखने का आपको 6 नंबर फाइनल लेवल पे मिल रहा था। बोलो टिक मारो, फटाफट टिक मारो अगर ये क्लियर हो गया है तो। फटाफट लास्ट 2 क्वेश्चन करके फेमा को वाइंड अप करते हैं, फटाफट बता दो मेरे को क्लियर है। डाउट है तो डाउट पूछो, नहीं है तो फटाफट। ओके 2 टास्क है आपके, एक तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में अंगूठा दिखा दो, दूसरा लाइक करो।
क्योंकि दैट इज हाउ दिस इंपॉर्टेंट प्रोविजन, वीडियो, एवरीथिंग रीचेस समवन जो अदरवाइज बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। तो ये 2 हेल्प फटाफट करो। मैम एक बार इसमें रिलेवेंट प्रोविजंस बताओ। किसमें बेटा, मेरे को बता दे किसमें जानना है तुझे करिश्मा। प्यारे बच्चे एक बार में बात मान लेते हैं। 11 वाले में बेटा तेरे को रेलेवेंट प्रोविजन में यही वाला पूरा पार्ट लिखना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे दिखाया अभी, यानी ये वाला पार्ट पूरा लिखना पड़ेगा, जिसमें आपके नोट्स में से बता देती हूँ ये प्रोविजन कहाँ पर है। ये रहा, अ पर्सन हु इज़ रेसिडेंट से लेकर डिडक्शंस तक, यानी पेज नंबर 6 में से ये पैराग्राफ आपको लिखना रहेगा। करिश्मा क्लियर है क्या बेटा? ओके चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं फटाफट। रुचिका को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यूके की कंपनी में मिल गई, तो वो यूके चली गई और वहाँ पे 10 साल के लिए रही। तब उसने एक छोटा सा फ्लैट खरीदा रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, और अब उसने उसको भाड़े पे चढ़ा दिया है। उसको रेंटल इनकम उस यूके के बैंक अकाउंट से मिलते जा रही है। बहुत अच्छा खासा अमाउंट उसने अपने यूके के बैंक अकाउंट में खरीद लिया। सो शी प्लान टू परचेज अ सेकेंड फ्लैट इन द यूके। बताइए क्या वो परचेज कर सकती है फर्स्ट फ्लैट यूके में? एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, उसने वो फ्लैट कब खरीदा था? जब वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया थी। ऐसा सेम क्वेश्चन हम आज कर चुके हैं 6-4 के अंदर, वो जो डायग्राम है। तो यस होगा पहले वाले का तो आंसर। बेटा क्या वो सेकेंड फ्लैट खरीद सकती है आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया? बिना पूछे ताछे, आरबीआई से पूछ के खरीदो आपको खरीदना है तो, पर क्या आप सेकेंड फ्लैट खरीद सकते हैं? देखा जाए तो इसके प्रोविजंस यहां पर क्लियरली दे रखे हैं। मैं आपको बता दूं, हमने क्लियरली ये प्रोविजन पढ़ रखा है कि अगर किसी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के पास एलिजिबल एसेट पड़े हैं अब्रॉड और वो आफ्टर रिटर्न टू इंडिया उन्हें यूज करना चाहते हैं टू मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट्स, तो वो ये कर सकते हैं, उन्हें आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर यस बनना चाहिए। पर ये लोग पता है क्या करते हैं इस आंसर को सॉल्व करते वक्त? इनके दिमाग में एक ऐसी सोच रहती है कि जो रुचिका है उसने ये सेकेंड फ्लैट ऑल टुगेदर नए तरीके से खरीदा है, एलिजिबल एसेट से नहीं खरीदा है, तो इसलिए ये लोग सेकेंड वाले का आंसर नो बताते हैं। जबकि अगर हम जस्टिफाई करें कि हम एलिजिबल एसेट से इसको खरीद रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लाइन हियर, कि क्योंकि उसके यूके के बैंक अकाउंट में बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा हुआ है, इसीलिए वो परचेज करने का सोच रही है। अगर मैं इस लाइन से इस सेकंड क्वेश्चन को जोड़ दूं तो मेरा आंसर यस बन जाएगा, जबकि इनके आंसर की में इनका आंसर नो है। तो आप अपना जो अजम्पशन है वो बहुत ढंग तरीके से सोचे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। और ये 13th वाला क्वेश्चन तो रिपीट है कि भाई सिंगापुर में लास्ट 10 साल से हैं, 10 साल से ही असेट लेकर वहीं रहना चाह रहे हैं, होल्ड करके रखना चाह रहे हैं, इंडिया आने के बाद भी क्या होल्ड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। तो 6-4 वाला पार्ट सीए फाइनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट था। इंटर में ना अभी तक इसका क्वेश्चन डाला है ना इसको टेस्ट किया है। ओवरऑल अगर मैं बता दूं क्वेश्चन बैंक करके मेरी जो फीलिंग है कि जो टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने आपको ये पूरा वीडियो रिवीजन कराने के बाद भी बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर ये वाला मैं फिर से बता देती हूँ आफ्टर सॉल्विंग इंटर्स क्वेश्चंस टुडे। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की पूरी डेफिनेशन, भले वो लेग 1 हो, लेग 2 हो, लेग 3 हो, सब पार्ट्स में से पूछते हैं। इनफैक्ट ये वाले पार्ट में से भी क्वेश्चन बनता है, तो इंडिविजुअल से तो बनता ही है। पार्ट 1 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है और ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। फिर जो दूसरा पार्ट जिससे क्वेश्चन काफ़ी बन रहा है इज, आज तो ये वाला भी सॉल्व किया हमने, रिसीविंग पेमेंट वाला। अच्छा, फिर उसके बाद में हमने देखा कैपिटल करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से क्वेश्चन बना,
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन शेड्यूल 1 का कोई ना कोई प्रोहिबिशन था जिसमें लॉटरी विनिंग्स बार बार आ रहा था, और आपका कॉल बैक सर्विस का एक क्वेश्चन था, फिर आपका रुपी स्टेट क्रेडिट रूट का एक क्वेश्चन था। अच्छा, प्रायर अप्रूवल में कल्चरल टूर को जितने स्टार लगाओ उतने कम है, बहुत बार पूछा गया इसका क्वेश्चन, है ना। फिर स्पॉन्सरशिप वाला एक क्वेश्चन आया था, इसके अलावा बाकी सबसे इतना क्वेश्चन नहीं आया था। ट्रांसपॉन्डर वाले टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा था। फिर हमने देखा प्रायर अप्रूवल लेने वाले में लिमिट वाला जो पार्ट है, ये 2.5 लाख के ऊपर तो लिबरलाइज स्कीम पे तो बहुत क्वेश्चन बने थे। एंड देखा जाए तो ये पूरा पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें डोनेशन वाला टॉपिक छोड़ दूँ तो बाकी तीनों से काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ये जेन्युइन केस का सिर्फ सीए फाइनल लेवल पे एक क्वेश्चन देखा अपन ने। रेसिडेंट फॉरेन करेंसी और ईईएफसी भी सीए फाइनल लेवल पे था, बट अब हमारी बुक में टॉपिक है तो क्वेश्चन तो कभी भी बना ही सकते हैं ये लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से और कुछ इतना नहीं पूछा गया, बस ये दोनों पार्ट से क्वेश्चन थे, वो भी सीए फाइनल लेवल पे। और परमिसिबल ट्रांजैक्शंस में से भी यहाँ से क्वेश्चन बना था आपका कि भाई हम प्रॉपर्टी होल्ड करके रख सकते हैं और गारंटी ले सकते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बना था आपका कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ये होल्ड करके रख सकता है, बाय कर सकता है, बराबर। इसके साथ हमारा पूरा फेमा कंप्लीट हो गया। इसका रिवीजन वीडियो भी यूट्यूब पर है, इसके सारे डिटेल लेक्चर्स भी है, और इसका पूरा क्वेश्चन बैंक भी हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप वापस यहाँ पर पूछे या फिर मुझे मैसेज करें और अपना सारा डाउट क्लियर कराएं। ये पीडीएफ में अभी आप लोगों को सेंड कर देती हूँ और इसमें अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।